हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अंजू बाला, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। टॉपिक का नाम है उत्पत्ति के नियम, लॉज ऑफ रिटर्न। जिस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी सीमित आमदनी से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार एक फर्म भी अपने सीमित साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फर्म को माल की एक दुई मात्रा पर न्यूनतम लागत पर उत्पन्न करने का प्रयत्न करना होता है। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं, अतः उन्हें विभिन्न संयोगों के बीच ऐसा सहयोग स्थापित करना पड़ता है ताकि न्यूनतम लागत पर उत्पादित किया जा सके। इस संबंध में एक तकनीक को हम स्थिर मान लेते हैं और वहां पर उत्पत्ति के नियम यानी लॉज ऑफ रिटर्न लागू होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं और उसके बाद न्यूनतम लागत सहयोग पर उत्पादन किया जाता है और उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत किया जाता है, जिसकी हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन साधनों को एक ही अनुपात में बदला जाता है, जिसे हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं, जिसका आगे हम अध्ययन करेंगे। सभी साधनों को दुगना करने पर उत्पत्ति दुगने से अगर अधिक होती है तो उसे हम पैमाने के वर्धमान प्रतिफल कहते हैं। उत्पत्ति दुनी के समान होती है तो हम पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहते हैं। यानी दुगने से कम होती है तो हमें ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। अतः प्रारंभ में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उत्पत्ति का नियम का संबंध अल्पकाल से होता है और जिसमें कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है, जिसमें उत्पादन के समस्त साधन एक साथ परिवर्तनशील होते हैं। उत्पत्ति के संदर्भ में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम भी इसे कहा जाता है, अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों का नियम से तात्पर्य है कि एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन लगाने से साधनों का अनुपात बदलता जाता है। इसमें पहले बढ़ते हुए प्रतिफल, फिर समान प्रतिफल और फिर घटते हुए प्रतिफल तीनों रूपों में प्रकट हो सकता है। अतः मूलतः परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में ह्रासमान प्रतिफल का नियम भी समाया हुआ है, इसलिए दोनों को एक ही माना गया है। यह अल्पकाल में लागू होता है। इसमें एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन की बढ़ती हुई मात्रा लगाई जाती है, जिसमें एक सीमा के बाद सीमांत भौतिक उत्पत्ति यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट MPP घटने लगती है। प्रारंभ में जब तक स्थिर साधन बड़ा होता है और एक परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो स्थिर साधनों का अधिक अच्छा उपयोग होने से कुछ सीमा तक सीमांत भौतिक उत्पत्ति बढ़ सकती है, जिससे वर्धमान उत्पत्ति या वर्धमान प्रतिफल की दशा कहा जाता है। एक सीमा के बाद स्थिर प्रतिफल की दशा आ जाती है और परिवर्तनशील साधनों का सहयोग अनुकूलतम हो जाता है, जहां सभी साधन अनुकूलतम अनुपात में होते हैं।
कोई भी साधन कम या अधिक नहीं होता और यह फर्म अनुकूलतम फर्म बन जाती है और इसके प्रति इकाई उत्पादन लागत न्यूनतम होती है। इस सीमा के बाद परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाए जाने पर यह अनुकूलतम संयोग भंग हो जाता है और स्थिर साधन पर अधिक दबाव पड़ने से परिवर्तनशील साधन को बढ़ाए जाने पर सीमांत भौतिक उत्पत्ति यानी एमपीपी घटने लगती है। इस प्रकार साधनों के संयोग में एक सीमा के बाद हासमान सीमांत उत्पत्ति की प्रवृत्ति लागू हो जाती है। विभिन्न उद्योगों में इस प्रवृत्ति का पाए जाना एक सामान्य बात हो गई है। हासमान प्रतिफल के नियम के लिए हम साधनों के मूल्यों पर विचार नहीं करते, केवल परिवर्तनशील साधन की इकाइयां एक जैसी मान ली जाती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार हासमान प्रतिफल का नियम से निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। भूमि पर खेती करने में पूंजी और श्रम की वृद्धि से सामान्यतः उपज की मात्रा में अनुपात से कम वृद्धि होती है, बशर्ते कि कृषि की तकनीक में कोई सुधार न हो। अर्थात मार्शल ने भूमि को स्थिर रखकर पूंजी और श्रम की मात्राओं में परिवर्तन किया है। अर्थात भूमि पर पूंजी व श्रम की पर्याप्त मात्रा लगाए जाने के बाद ये नियम लागू होता है। साथ में दूसरी शर्त यह है कि कृषि की तकनीक में कोई सुधार नहीं होना चाहिए, अर्थात तकनीक स्थिर होनी चाहिए। रिचर्ड जी लिप्से व के एलक क्रिस्टल ने अपने शब्दों में कहा है कि हासमान प्रतिफल नियम यह बतलाता है कि यदि एक परिवर्तनशील साधन की बढ़ती हुई मात्रा एक स्थिर साधन की दुई मात्रा के साथ प्रयुक्त की जाती है तो परिवर्तनशील साधनों की सीमांत उत्पत्ति व औसत उत्पत्ति अंततोगत्वा घटती है। इसी प्रकार इकर्ट व लेफ्टविच के अनुसार हासमान प्रतिफल नियम केवल एक साधन की मात्रा के परिवर्तन से फर्म की उत्पत्ति में होने वाले परिवर्तन की दशा व दर का वर्णन करता है। यह बतलाता है कि यदि एक दिए हुए समय में एक साधन की मात्रा में समान इकाइयों में वृद्धि की जाती है तो अन्य साधनों की मात्रा स्थिर रखी जाती है तो वस्तु की कुल पूर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन एक बिंदु से परे उत्पत्ति में होने वाली वृद्धियों उत्तरोत्तर कम होती जाएंगी। प्रोफेसर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी अपना व्यक्त मत बताया है। हासमान प्रतिफल का नियम यह बतलाता है कि एक उत्पादन का साधन दूसरे साधन के एक सीमा तक प्रतिस्थापित किया जा सकता है अथवा साधनों के बीच प्रतिस्थापन लोच अनंत व असीमित नहीं होती। उनके अनुसार एक साधन का काम दूसरे साधन के पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, अर्थात एक साधन दूसरे साधन का स्थान नहीं ले सकता। यदि एक साधन का काम दूसरे साधन कर लेता तो 1 एकड़ भूमि पर समस्त संसार के लिए अनाज उत्पन्न करना संभव हो जाता, क्योंकि हम उस भूमि के टुकड़े पर श्रम और पूंजी की मात्राएं बढ़ाते जाते और उत्पादन बढ़ता जाता, क्योंकि भूमि का काम श्रम और पूंजी करते जाते, जो कि संभव नहीं है। गूल्ड व लेजियर का स्पष्ट मत है कि हासमान प्रतिफल का नियम वास्तविकता के संबंध में एक अनुभव आश्रित कथन है। यह स्वयं सिद्ध प्रणाली से प्राप्त थ्योरम व प्रमेय नहीं है। ये कोई तर्कयुक्त लॉजिकल प्रपोजिशन नहीं है
जिसका गणितीय प्रमाण दिया जा सके अतः जिसे गलत ठहराया जा सके। ये है उन भौतिक संबंधों के बारे में एक सरल कथन है जो वास्तविक जगत में देखे गए हैं। उत्पत्ति ह्रास की मानकी नियम की मान्यताएं। पहला, तकनीक दी हुई होती है। दूसरा, साधनों का अनुपात स्थिर नहीं रहता, वे बदलते जाते हैं। तीसरा, परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां एक समान कुशल मानी जाती हैं। आगे एक उदाहरण के द्वारा उत्पत्ति ह्रास नियम तालिका में बताया गया है। अब देखिए आप। प्रारंभ में भूमि एक इकाई है, श्रम भी एक इकाई है, कुल उत्पादन 6 है और सीमांत उत्पादन 6 है, औसत उत्पादन 6 है। भूमि को स्थिर रखकर श्रम की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, यानी श्रम 2 कर दिया तो कुल उत्पत्ति 14 हो गई और सीमांत उत्पत्ति 14 माइनस 6 यानी 8 हो गई और औसत उत्पत्ति 14 भाग 2 तो 7 हो गई। इसी प्रकार भूमि 1 होने पर और श्रम की मात्रा 3 होने पर कुल उत्पादन 24 होता है और सीमांत उत्पादन 24 माइनस 14 यानी 10 और औसत उत्पादन 24 में 3 का भाग दें तो 8। यह वर्तमान प्रतिफल की अवस्था है जिसे अवस्था 1 कहेंगे। आगे भूमि की मात्रा स्थिर है 1 और श्रम बढ़कर 4 हो गया तो कुल उत्पत्ति 32 हो गई। सीमांत उत्पत्ति 32 माइनस 24 8 हो गई और औसत उत्पत्ति 32 भाग 4 8 हो गया। इसी प्रकार भूमि 1 है, श्रम 4 की से बढ़कर 5 हो गया तो कुल उत्पत्ति 38 हो गई और सीमांत उत्पत्ति 38 माइनस 32 6 हो गई और औसत उत्पत्ति 38 भाग 5 7 सही 3/5 हो गई। इसी प्रकार श्रम की मात्रा 5 से बढ़कर 6 होने पर कुल उत्पत्ति 42 हो गई। सीमांत उत्पत्ति 42 माइनस 38 4 हो गई और औसत उत्पत्ति 42 भाग 6 7 हो गई। अगला श्रम की मात्रा 6 से 7 होने पर कुल उत्पत्ति 42 से 44 हो गई और सीमांत उत्पत्ति 42 माइनस 24 44 माइनस 42 2 हो गई और औसत उत्पत्ति 44 भाग 7 6 सहित 2/7 हो गई। ये द्वितीय अवस्था है यानी स्थिर प्रतिफल की अवस्था। तीसरी, श्रम 7 से बढ़कर 8 होने पर कुल उत्पत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता यानी 40। यह वो सीमा है जहां पर कुल उत्पत्ति अधिकतम होती है और फिर उसके बाद सीमांत उत्पत्ति 0 44 माइनस 44 और औसत उत्पत्ति 44 भाग 8 5 सही 1/2। आगे श्रम 8 से 9 होने पर कुल उत्पत्ति घट जाती है 42 माइनस 44 यानी -2 सीमांत उत्पत्ति 42 भाग 9 यानी 4 सही 2/3 औसत उत्पत्ति। श्रम 9 से बढ़कर 10 होने पर सीमांत उत्पत्ति घटकर 42 से 30 हो जाएगी तो सीमांत उत्पत्ति 30 माइनस 42 माइनस 12 हो गया है और औसत उत्पत्ति 30 भाग 10 3। ये तृतीय अवस्था को बताती है। तृतीय अवस्था में ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होता है। उपरोक्त सारणी में श्रम की 8 इकाइयों पर कुल उत्पत्ति अधिकतम होती है, उसके बाद वह घटने लगती है। सीमांत उत्पत्ति कुल उत्पत्ति के वृद्धि है तो एक अतिरिक्त श्रम को लगाने से प्राप्त होती है जिसे हम डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एक्स से सूचित करते हैं, यानी डेल्टा टीपी कुल उत्पत्ति में परिवर्तन अपॉन डेल्टा एक्स
परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन को सूचित करता है। सीमांत उत्पत्ति श्रम की प्रथम 3 इकाइयों तक बढ़ती है। चौथे श्रमिक में वह घटनी शुरू होती है और 8वें श्रमिक को लगाने पर सीमांत उत्पत्ति 0 होती है, बाद में ऋणात्मक हो जाती है। 9वें व 10वें श्रमिक कुल उत्पत्ति को बढ़ाने की अपेक्षा घटा देते हैं। औसत उत्पत्ति कुल उत्पत्ति में श्रमिकों की संख्या का भाग देने से प्राप्त होती है। यदि x श्रमिकों की संख्या है तो औसत उत्पत्ति AP = TP/x। TP कुल उत्पत्ति और x परिवर्तनशील साधनों की मात्रा। यह भी शुरू में बढ़ती है और फिर अधिकतम सीमा पर पहुंचकर धीरे धीरे घटने लगती है। अधिकतम सीमा जहां होती है वहां पर औसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति दोनों बराबर होती है। सीमांत उत्पत्ति के ऋणात्मक होने पर भी औसत उत्पत्ति धनात्मक बनी रहती है, हालांकि इसका घटना लगातार जारी रहता है। आगे हम चित्र में बताएंगे। चित्र में आप देखिए, प्रथम चित्र में OX पर हमने श्रम की इकाइयाँ ली हैं, OY पर हमने कुल उत्पत्ति ली है। ये कुल उत्पत्ति का वक्र है, पहले बढ़ते हुए फिर स्थिर दर से और फिर मैक्सिमम होके गिरने लग जाता है। बढ़ते हुए स्तर में यानी ये प्रथम अवस्था बताता है और उसके बाद ये द्वितीय अवस्था, लास्ट में तृतीय अवस्था। नीचे वाले डायग्राम में OX पे श्रम की इकाइयाँ और OY पे सीमांत उत्पत्ति औसत उत्पत्ति। अब आप देख रहे हैं कि सीमांत उत्पत्ति बढ़ती है और फिर जहाँ पर औसत कुल उत्पत्ति अधिकतम होती है वहाँ पे सीमांत उत्पत्ति 0 होती है, लेकिन औसत उत्पत्ति लगातार बढ़ के गिर रही होती है। लेकिन जहाँ पर औसत उत्पत्ति अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उत्पत्ति और औसत उत्पत्ति दोनों बराबर होती हैं। उसके बाद ही द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। और जहाँ पर सीमांत उत्पत्ति 0 होती है, लेकिन वहाँ कुल उत्पत्ति अधिकतम होती है, लेकिन औसत उत्पत्ति घट रही होती है, लेकिन धनात्मक होती है, वहाँ से तृतीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। शुरू में टीपी वक्र प्रारंभ में वर्धमान दर से A तक बढ़ता है, फिर ह्रासमान दर से बढ़ता है, अंत में अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है और नीचे की ओर गिरने लगता है। टीपी वक्र में A बिंदु तक सीमांत उत्पत्ति बढ़ती है, उसके बाद वह घटती है। नीचे के चित्र में सीमांत उत्पत्ति वक्र F तक बढ़ता है। F बिंदु के बाद टीपी वक्र के स्थिर A बिंदु से ठीक नीचे आता है। टीपी वक्र के D बिंदु पर स्पर्श रेखा O0 से गुजरती है और D बिंदु पर AP = MP यानी सीमांत उत्पत्ति औसत उत्पत्ति दोनों बराबर होती है, साथ ही औसत उत्पत्ति अधिकतम होती है। चित्र के निचले भाग में G बिंदु पर सीमांत उत्पत्ति वक्र औसत उत्पत्ति वक्र को काटता है, जहां AP अधिकतम होती है। G बिंदु D बिंदु के नीचे ठीक आता है। E बिंदु पर कुल उत्पत्ति अधिकतम हो जाती है और सीमांत उत्पत्ति 0 हो जाती है, क्योंकि E पर स्पर्श रेखा का ढाल 0 के बराबर होता है। E के बाद कुल उत्पत्ति घटने लगती है और सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक हो जाती है। चित्र में O से B तक औसत उत्पत्ति बढ़ती है, यह उत्पादन की प्रथम अवस्था है। B से C तक औसत उत्पत्ति व सीमांत उत्पत्ति दोनों घटते हैं, लेकिन सीमांत उत्पत्ति घटकर 0 हो जाती है, यह उत्पादन की द्वितीय अवस्था कहलाती है। C बिंदु से आगे सीमांत उत्पत्ति ऋणात्मक होती है, यह उत्पादन की तृतीय अवस्था कहलाती है।
थैंक यू वेरी मच।